नमस्कार, आगे बात करते हैं। देखिएगा, क्रिस्टलर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत। क्रिस्टलर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं क्रिस्टलर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत। दक्षिणी जर्मन के अधिवासों का अध्ययन इन्होंने किया। दक्षिणी जर्मनी के अधिवासों का अध्ययन क्रिस्टलर ने किया था 1933 में। देते हैं इन्हें ये निश्चयवादी है। क्रिस्टलर क्या निश्चयवादी है, यानी प्रकृति प्रेमी निश्चयवादी। ठीक है, ठीक है। केंद्र स्थल वो स्थान है। अब केंद्र स्थल क्या, क्रिस्टलर का केंद्र स्थल सिद्धांत जो है, इसमें केंद्र क्या है सबसे पहले बात कर लेते हैं। केंद्र जो है, केंद्र स्थल वो स्थान है जहाँ जनसंख्या का समूह होता है। जनसंख्या का समूह होता है तथा यहाँ पर दुकानों एवं सेवाओं, व्यापार सेवाओं का संग्रह होता है। दुकानों एवं सेवाओं, व्यापार सेवाओं का संग्रह होता है। केंद्र स्थल का मूल्य कार्य अपने चारों ओर क्षेत्र को वस्तुओं सेवाएं प्रदान करना। क्या होता है? वस्तुओं और सेवाएं और प्रदान करना। वस्तु सेवाएं प्रदान करना। ठीक है। मान्यताएं क्या है? मान्यताएं, प्रदेश एक रूप में होना चाहिए। क्रिस्टलर के सिद्धांत की मान्यताएं क्या है? इसने देखो, क्रिस्टलर के सिद्धांत में मेन क्या दिखे। ठीक है ना, केंद्र स्थल वो स्थान है जहाँ जनसंख्या का समूह होता है। एक केंद्र स्थान ये हो गया जिसमें जनसंख्या का समूह है, लेकिन यहाँ पर दुकानों और सेवाओं, व्यापार सेवाओं का संग्रह होता है। केंद्र स्थल का मूल कार्य क्या होता है? केंद्र स्थल मूल कार्य इधर उधर के जो पास में उसको सेवाएं प्रदान करना। ठीक है ना। इनकी मान्यता क्या थी? मान्यता थी प्रदेश एक रूप में होना चाहिए, यानी एक रूप में होना चाहिए जो उच्चावच में, संसाधन में, जलवायु, भौतिक दशाओं में समान हो। यानी भौतिक दशाओं में एक भी जलवायु के हिसाब से वो समान होना चाहिए। ये बात इन्होंने करी है। यानी जब मानेगा जनसंख्या वितरण भी उसमें समान होना चाहिए। जनसंख्या वितरण जो है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी आपके क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है ना। क्रेता एवं सेवा के लिए न्यूनतम दूरी। देखो, क्रेता एवं सेवा के लिए न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। केंद्र स्थल एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होंगे। केंद्र स्थल एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होंगे। क्या होंगे? अधिकतम दूरी पर होंगे, जिससे उनको अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। वस्तुओं की परास, वो अधिकतम दूरी जहाँ तक एक उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवाओं को खरीदने के लिए विक्रेता के पास जाने को तैयार रहता है। विक्रेता के पास जाने को क्या रहता है? तैयार रहता है। विक्रेता के पास जाने को क्या रहता है? तैयार रहता है। वस्तु की देहरी की बात करें। वस्तु की देहरी, प्रत्येक सेवा को किसी केंद्र स्थल पर चालू रखने के लिए उसके उपभोक्ता की एक न्यूनतम संख्या आवश्यक होती है, जिससे वस्तु की देहरी कहते हैं। यानी क्या है वस्तु की देहरी? प्रत्येक सेवा को किसी केंद्र स्थल पर चालू रखने के लिए उसके उपभोक्ता की एक न्यूनतम संख्या आवश्यक होती है, जिससे वस्तु की यानी एक उसे अपनी सेवा को किसी को चालू रखने के लिए, स्थल को, केंद्र स्थल चालू रखने के लिए कम से कम इतनी सेवा इतने उपभोक्ता उसको चाहिए। ठीक है ना। तो वो उसकी देहरी होगी, है ना। केंद्र स्थल के चारों ओर के षटकोणीय विकास होगा। देखो किस तरीके से एरोमेटिक रिंग में, यानी इसमें यहाँ पे शुरू करेगा, यहाँ पे शुरू करेगा। ठीक है। इसमें क्या कि कोई स्थल छूटता नहीं है। केंद्र स्थानों का पदानुक्रम की बात करें, जो केंद्र स्थल कार्यों की अधिक संख्या रखता है उसका अधिक ऊंचा होगा और तथा उसे पदक्रम केंद्र कहते हैं। बाजार क्षेत्र से सिद्धांत बात करें, इसमें जो बाजार क्षेत्र का सिद्धांत होगा केतरी, जिसमें केतरी अपन लेते हैं। प्रत्येक केंद्र निम्न 3 बड़े केंद्रों से घिरा होगा। कितने से? निम्न 3 बड़े। प्रत्येक केंद्र निम्न 3 बड़े केंद्रों से घिरा होगा। ठीक है। कितने से? 1, 2, 3। ठीक है। प्रत्येक बड़े के समीपस्थ 6 निम्न स्तर केंद्र स्थित हैं। 6 निम्न स्तर के केंद्र स्थित हैं, यानी कि 6 इंटू, यानी कि अपने न्यूनतम 3 हो जाएगा। केंद्र स्थानों का क्रम क्या होगा? केंद्र स्थानों का क्रम होगा 1, 3, फिर 9, फिर 27। ठीक है ना। यातायात का सिद्धांत में K4 है। K4 जो है यातायात का, K4 यातायात का। छः इंटू 1/2, तो 3 + 1 4। प्रशासनिक सिद्धांत में 7 = 4 प्रशासनिक। तो क्या था? देखो,
बाजार सिद्धांत में k बराबर 3, यातायात में k बराबर 4 और प्रशासनिक सिद्धांत में k बराबर 7, यानी 1 + 7 × 50/343। अगस्त लोस्ट का बाजार सिद्धांत। अगस्त लोस्ट का बाजार सिद्धांत साथ साथ देख लेते। अगस्त लोस्ट का बाजार सिद्धांत। अगस्त लोस्ट का बाजार सिद्धांत देखें। द इकोनॉमिक ऑफ द लोकेशन। देखो, द इकोनॉमिक ऑफ द लोकेशन अगस्त लोस्ट का बाजार सिद्धांत है। द इकोनॉमिक ऑफ द लोकेशन जो बुक है वो किसकी है? द इकोनॉमिक ऑफ द लोकेशन जो बुक है वो है अगस्त लोस्ट की। अगस्त लोस्ट की बुक का नाम क्या है? द इकोनॉमिक ऑफ द लोकेशन। द इकोनॉमिक ऑफ द लोकेशन किसकी है? अगस्त लोस्ट की है। त्रिभुजाकार व्यवस्था बताई इन्होंने। क्या बताया? त्रिभुजाकार व्यवस्था देखिए, त्रिभुजाकार व्यवस्था इन्होंने दी, ठीक है ना। अब क्रिस्टल और लोस्ट में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट अपन देख लें। देखो, क्रिस्टल ने दक्षिण पश्चिम जर्मनी का अध्ययन किया था, लेकिन लोस्ट ने किसका किया था? यूएसए का किया था। पदानुक्रम सबसे नीचे स्तर से प्रारंभ होता है। यहाँ लोस्ट के सिद्धांत में ग्रामीण स्तर से शुरू होता है, ठीक है ना। तृतीयक जो कार्य है तृतीय क्षेत्र के लिए वो अधिक उपयुक्त है, लेकिन स्थानिक वितरण को समझने के लिए लोस्ट का अच्छा है। सभी उच्च स्तर के केंद्र निम्न स्तर के कार्य भी करते हैं, ठीक है, लेकिन लोस्ट के सिद्धांत में ऐसा आवश्यक नहीं कि वो करें। के पदानुक्रमण स्थायी है, के मूल्य पर परिवर्तित होता है, के मूल्य पर परिवर्तित होता है विश्व जनसंख्या के प्रदेश के लिए। और लोस्ट के सिद्धांत में सघन आबादी चाहिए, विरल जनसंख्या प्रदेश के लिए। क्रिस्टलर का मॉडल सरल है, लेकिन लोस्ट का जटिल है। केंद्रीय वलय सिद्धांत की बात करें। केंद्रीय वलय सिद्धांत किसका? बर्गेस का 1923। बर्गेस का 1923। बर्गेस का सिद्धांत है 1923। केंद्रीय वलय सिद्धांत है, ठीक है ना। अमेरिका के शिकागो नगर का अध्ययन इन्होंने किया था। नगर के भीतर सीमित भूमि के लिए लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। सीमित भूमि है, प्रतिस्पर्धा होगी। जिनकी क्रय शक्ति सबसे अधिक होती है वांछित स्थानों को अपने घरों और कार्य क्षेत्रों के लिए उपलब्ध करने में सक्षम होता है। पैसे होंगे वो ले लेगा। अतिक्रमण और अनुक्रमण का प्रक्रम, सकेंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया इन नगरों जनसंख्या के नगर के किनारों केंद्र को स्थानांतरित होने के क्रम में होती है, ठीक है ना। सकेंद्रीय वलय में कितने बताए? 5 इन्होंने वलय बताए, यानी कि 5 डिवाइड किए। 5 वलय में देखें कौन कौन सी। सबसे पहला CBD केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र होता है। CBD केंद्रीय वलय सिद्धांत बर्गेस का 1923, ठीक है। 5 सेकेंडरी वलय इन्होंने बताई। पहली है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र। दूसरा सकेंद्र सिद्धांत, यानी CBD के चारों ओर अधिकांश गंदे छोटे मकान वगैरह होंगे वो सकेंद्र होंगे, यानी जो एक तरह के चारों ओर, यानी इसी CBD के चारों ओर लगभग होगा। स्वतंत्र कार्यशील व्यक्तियों के घर होंगे तीसरे में। और चौथे में क्या? श्रेष्ठ रिहायशी के मकान, वो गंदगी से दूर रहेंगे। रियासतें चौथे में थोड़े से शहरों में जो थोड़ी सी अच्छी कॉलोनी होगी जहाँ गंदगी कम, वहाँ रहेंगे। 5वें में क्या होगा? अधिगमकर्ता की पेटी और काम करने वाले। अब काम करने वाले सिटी में मेन में रहेंगे नहीं, क्योंकि मकान महंगे होते हैं, तो थोड़े दूर जाएंगे, दूर रहते हैं ताकि सस्ता मिल जाए, ठीक है। अगला है खंड सिद्धांत। खंड सिद्धांत 1939 होमर हाइट का। खंड सिद्धांत होमर हाइट का। खंड सिद्धांत होमर हाइट का 1939 में दिया जाता है। इन्होंने 141 अमेरिकी आंकड़ों के आधार पर इन्होंने यह दिया और नगर वृत्त के रूप में, नगर को किस में माना? वृत्त के रूप में माना। नगर को किस में माना? वृत्त के रूप में माना। एक ही तत्व किराया भवनों की कई विशेषताओं को प्रकट करता है। एक ही तत्व इन्होंने काम में लिया, किराया। क्या लिया? किराया जो है क्या करता है? वो बहुत इफेक्ट करता है किराया। इन्होंने 5 खंडों में डिवाइड करा इसको। किस में करा? एक वृत्तीय आकार में पूरा डिसाइड करा पहले, उसके बाद में 5, इसमें भी 5 वलय बताई। सबसे पहली वजह CBD है, वही व्यापारिक केंद्र। दूसरे में जो रहेगा थोक व्यापार हल्का विनिर्माण क्षेत्र होगा यहाँ पर। तीसरे में निम्न श्रेणी का आवासीय होगा। चौथे में मध्यम श्रेणी के आवासीय मिलेंगे और उच्च श्रेणी के आवास जो मिलेंगे 5 मिलेंगे, ठीक है ना। अब है मान मॉडल। मान मॉडल की बात करें। मान मॉडल सेकेंडरी वलय प्लस होमेट के सिद्धांत दोनों को मिलाया गया, सिद्धांतों को मिलाकर इसमें संशोधन किया गया मान मॉडल। इसमें क्या कहता है? किसी नगर में भिन्न भिन्न प्रकार के आवासीय विकास वलय के रूप में नहीं बल्कि विभिन्न भागों में होते हैं। उन्होंने स्थानीय वायु दिशा के कारक को ध्यान में रखा और बताया कि नगर के पश्चिम भाग में वायु अधिक शुद्ध है। नगर के पश्चिम भाग में अधिक वायु शुद्ध है, ये बताया इन्होंने। अतः सर्वोत्तम आवास क्षेत्रों का विकास भी इसी दिशा में होगा। यानी वायु शुद्ध होगी तो लोग भी ज़्यादा इसी तरफ आएंगे। भाई सीधी सी बात है, जहाँ पोल्यूटेड एयर होगी वहाँ कौन रहना चाहेगा।
इस तरह से इसका कारण उन्होंने बताया कि नगर के पूर्वी भागों में उद्योग की स्थापना होती है, जिससे वातावरण दूषित हो जाता है और इस क्षेत्र में मुख्य रूप से कार्मिक वर्ग के आवास क्षेत्रों का विकास होता है। अगला है बहुनाभिकीय सिद्धांत। कौन सा निदान सिद्धांत है? बहुनाभिकीय सिद्धांत। बहुनाभिकीय सिद्धांत है नोटिसन तथा उल्मेन द्वारा 1945 में दिया गया। नोटिसन तथा उल्मेन द्वारा 1945 में नोटिसन तथा 1945 में दिया गया नोटिसन तथा उल्मेन द्वारा। इसमें नो से याद रखना, ना से नाभिकीय, ना से नाभिकीय, नो से नो नाभिकीय। सबसे पहले नो इन्होंने वलय बताई। सबसे पहले CBD, थोक व्यापार एवं हल्का विनिर्माण उद्योग, निम्न श्रेणी आवासीय क्षेत्र, फिर मध्यम श्रेणी आवासीय क्षेत्र, फिर उच्च श्रेणी आवासीय क्षेत्र, फिर भारी उद्योग क्षेत्र, फिर बाहर अवस्थित व्यापारिक क्षेत्र, फिर आवासीय उपनगर, फिर औद्योगिक उपनगर। नो वॉल्यूम कौन? CBD, थोक व्यापार विनिर्माण का उद्योग, निम्न श्रेणी आवासीय क्षेत्र, मध्यम श्रेणी आवासीय क्षेत्र, उच्च श्रेणी आवासीय क्षेत्र, भारी उद्योग क्षेत्र, बाहर अवस्थित व्यापारिक क्षेत्र, आवासीय उपनगर और औद्योगिक उपनगर। मेगा सिटी की अवधारणा की बात करें। मेगा सिटी अवधारणा 2017 में विश्व में 47 मेगा सिटी थे टोंपो में, ठीक है। 3 करोड़ 21 लाख हो गए। संघाई 3 करोड़ 40 लाख, जकार्ता 3 करोड़ 5 लाख। मेगा सिटी शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले मेगा सिटी शब्द का प्रयोग करने वाले 1904 में टेक्सास ने किया था। टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था, ठीक है ना। वैश्विक शहर की बात करें। वैश्वीकरण के निर्माण और सुविधा और रणनीतिक भौगोलिक स्थानों में वित्त और व्यापार की वैश्विक प्रणाली में संचालन के महत्व के पदानुक्रम के अनुसार बनाया गया वैश्वीकरण। एज शहर की बात करें। एज शहर USA में उत्पन्न अवधारणा पर आधारित है। इसमें उपनगरीय क्षेत्र केंद्र में जाने पर, ठीक है ना, उपनगरीय व्यावसायिक जिले सम्मिलित होते हैं। देखो 1991 में शब्द जो है मेगा सिटी वाला या जब गरटेउ एज सिटी शहरी विकास के लिए इन्हें प्रयोग किया था। एज सिटी वाला एज सिटी शहरी विकास का मानक रूप से जिसका प्रसार विश्व के लगभग सभी देशों में हो रहा है। ग्रामीण नगरीय उपांत की बात करें। ग्रामीण नगरीय उपांत, ठीक है ना। ग्रामीण तथा नगरीय दोनों की विशेषताएं और शब्द का प्रयोग करने वाले स्मिथ है। ग्रामीण नगरीय उपांत जो शब्द है सबसे पहले प्रयोग करने वाले स्मिथ हैं। ग्रामीण नगरीय उपांत शब्द जो प्रयोग करने वाले स्मिथ है। कौन से स्मिथ है? स्मिथ है। कौन थे? स्मिथ है। ग्रामीण नगरीय जो शब्द है सबसे पहले प्रयोग करने वाले TL स्मिथ है। कौन से स्मिथ है? कौन से TL स्मिथ है? TL स्मिथ है। TL स्मिथ है क्या? TL स्मिथ है, ठीक है ना। ये नगर नियोजन प्रणाली का एक भाग। इस तरह के नगरों की व्यवस्था अधिक आबादी वाले महानगरों की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को परिवहन आर्थिक सुविधाएं बिना अवरोध के उपलब्ध कराना होता है। मुख्य नगर जो होता है, ठीक है ना। उपग्रही नगर या अनुषंगी नगर की बात करें, ठीक है। उपग्रही नगर, अनुषंगी नगर की बात करें। किसी वृहद नगर के संकीर्ण उपांत क्षेत्र में स्थित उद्योग प्रधान लघु नगरीय इकाई अनुषंगी नगर या फिर उपग्रही नगर कहलाते हैं। सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण सिद्धांत। देखो सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण मॉडल 1939 R. मर्डी द्वारा। देखो सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण मॉडल 1939 R. मर्डी द्वारा। किसके द्वारा? R. मर्डी द्वारा। किसके द्वारा? R. मर्डी द्वारा, ठीक है। अगला है शोषण सिद्धांत। विलियम बगी शोषण सिद्धांत। संसाधनों के स्वामित्व एवं मूल्य वहन क्षमता के आधार पर नगरों की संख्या एवं क्रिया का विश्लेषण किया जाता है 3 सेकेंडरी बलों के रूप में। अब देखते हैं मृत्यु का नगर। नगरीय सेवाओं और सुख साधन का अभाव होता है। आवास यहाँ पर नहीं मिलेंगे। आवास, ठीक है, आवास का निम्न स्तर मिलेगा। जातीय तनाव मिलेगा, यहाँ पर सामाजिक पृथक्करण मिलेगा। दूसरे द्वारा अवशोषण होगा। आवश्यकता का नगर, श्रमिक वर्ग होगा। बहुलता का नगर, उच्च वर्ग मिलेंगे यहाँ पर। उच्च वर्ग उद्योगपति मिलेंगे, ठीक है, देखो। और व्यावसायिक विलासिता मिलेगी। बहुलता का नगर। मलिन बस्ती, डिकिंसन मलिन बस्ती पतन की चरमावस्था होती है। पतन की चरमावस्था होती है।
जिसमें आवास इतने अधिक प्रदूषित होते हैं कि वे समुदाय और स्वास्थ्य नैतिकता के लिए जोखिम बन जाते हैं।